सभी लोगों को मेरा प्रणिपात। मेरा माइक उतना बढ़िया नहीं है, मुझे माफ़ करना। मैं अपने ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं मिलने वाले इस वीडियो से, ठीक है। बस मुझे अपने दोस्त लोगों में शेयर करना था, तो सोचा आप लोगों में शेयर कर दो, सबका ही भला हो जाए। बस इस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम ऑडिटिंग से, ठीक है। ऑडिटिंग हमारी है क्या, पहले तो समझ लो। हमारे सिलेबस में आ रहा है ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो यानी हमारे सिलेबस में थोड़ा ऑडिट है, थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, टोटली डिफरेंस है। अगर आप ऑडिट नहीं कर रहे हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप ऑडिट करना ज़्यादा जरूरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ऑडिट, अगर आप और हाँ ऐसा समझो कि मैंने ऑडिट नहीं किया तो मैं क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकता हूँ, तो हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एक का दूसरे में अप्लाई नहीं होता है, तो आप वहाँ से भी चालू कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। अभी मैं ऑडिट करा रहा हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखूंगा अगर इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू हो पाएगा तो, ठीक है। अभी तो मैं देख लूँ मेरी ध्वनि आप लोगों तक प्रसारित हो रही है कि नहीं। तो हाँ अभी तक तो प्रसारित हो रही है। पॉज प्ले थोड़ा सा एक बार टेस्ट कर लूँ, ठीक है। पॉज प्ले भी वर्क कर रहा है, ओके। तो पहले हम देखते हैं ऑडिट क्या है। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी, किसी भी कंपनी की, किसी भी एंटिटी की, है ना। क्या कहता है कि आपकी जो भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स हैं उनकी इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इन द सेंस किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए आपका ऑडिटर, है ना। आपके ऑडिटर को भी ऐसा नहीं चाहिए कि इसको हमने फीस दिया तो फीस दिया तो इसको पॉजिटिव निकालना ही है, या फिर उसको आपने उसको डरा धमका के रखा है कि तुझे अच्छी रिपोर्ट देनी है, ठीक है। मैं पहले बता दूं मेरे शब्द थोड़े इधर उधर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। हाँ मैं आपसे किस तरह बात करूँगा मैं उसी तरह बात करूँगा, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो ऐसे शब्दों की मर्यादा मैं रखूँगा, पर उस हद तक भी नहीं, ठीक है। बस इतना कि सबके सब समझ भी जाएं और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका यूज़ क्या है वैसे, ऑडिट का यूज़ क्या है, ऑडिट हम करा क्यों रहे हैं। मेनली टू कंडक्ट, टू गिव ओपिनियन। एक बात याद रखना, ऑडिट पूरा कंसेप्ट ही ओपिनियन पर है। यानी बस आपने ओपिनियन दे दिया, होना ना होना, सही है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस ओपिनियन देना है, उसको हम बोलते हैं ऑडिट, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस आपको मिलेगी नहीं। रीजनेबल क्यों कहा गया है, जैसे मैंने बोला ऑडिट में कंपल्शन नहीं होती, 100% ठीक हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप समझ गए। रीजनेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ऑडिटर है ये भी 100% काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसके पीछे भी कुछ कारण है। कि आपकी ऑडिटिंग किसकी होती है, आपके जो भी अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग होती है। अब अकाउंट्स कितने आपके बन रहे हैं, पूरे साल भर आपके बन रहे हैं, साल के 365 दिन, 365 डेज। अब जो काम 365 डेज में हुआ है वो एक दिन के कुछ घंटों में कैसे उसको जजमेंट हो सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गलतियां रह जाती हैं, वो गलतियां क्या होगी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अगला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंटेन मटेरियल, ये हमने देख ही लिया। एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ऑडिटर अपने सिर्फ ओपिनियन देता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये आइदर दे आर ट्रू और आइदर दे आर रॉन्ग, है ना। आगे हम देखेंगे फॉलो एस एस, ठीक है। ऑडिटर की और क्या ऑब्जेक्टिव होती है, फॉलो एस एस, यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो भी उसके स्टैंडर्ड्स बना रखे कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आपके प्रोसीजर्स हैं। अगला है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, पहला कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, कि आप एविडेंसेस कलेक्ट करोगे सारे, है ना। वो हम आगे देखेंगे क्या क्या एविडेंस होते हैं। और हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इंफॉर्मेशन इज रिलायबल और नॉट, ठीक है। वो अपने ओपिनियन देता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। और क्या है, चेक करना इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो एफ आर एफ। एफ आर एफ क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका आई एन डी ए एस और एक आता है लॉ। आई एन डी ए एस क्या है, 1977 में ए एस बी यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड बनाया था, जिसको हमने बोला था आई एन डी ए एस। ये स्टैंडर्ड सारी कंपनीज फॉलो करेंगी, ठीक है। जो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। और लॉ, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है एफ आर एफ में, वो है लॉ। लॉ भी कौन सा, प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, ठीक है। सारे वो प्रोविजंस जो भी कंपनी एक्ट में दिए हैं और जो रिलेटेड हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट के। आगे हम देखते हैं
ऑडिटर नॉट लायबल, ऑडिटर किन किन चीज़ों के लायबल नहीं है, किस किस चीज़ में ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती। कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस सही से हो रही है कि नहीं, वो कंप्लायंस यानी फॉलो होना, कि देखना कि फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को चेक करना, मतलब चेक करना नहीं, उसको कंप्लाई करना, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। और डिटेक्ट फ्रॉड, फ्रॉड को डिटेक्ट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। और कंप्लायंस ऑफ लॉ, लॉ कंप्लायंस, लॉ की कंप्लायंस ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। तो सवाल आता है कि ऑडिटर ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारियाँ होंगी मैनेजमेंट की, कंपनी की जो भी मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है ये सारी, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है वॉच डॉग और बिल्ड डाउन। अब ये क्या है, कहते हैं ऑडिटर आपका वॉच डॉग है पर ब्लड हाउंड नहीं है। क्यों? और वॉच डॉग कैसे, कि वो सिर्फ देखेगा, जैसे घर में वॉच डॉग्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर को डॉग से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये बस एग्जांपल के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे में ये थोड़ा सा इसको हम टैबू फॉर्मेट में समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं, पर बाहर के उसमें ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे सब कंपैरिजन, ठीक है। तो वॉच डॉग क्या होता है, हमारे घर में जो डॉगी होता है, कोई भी अगर अननोन पर्सन आता है तो उसको उसे उस पर बात करता है, वो हमें इन्फॉर्म करता है कि जी कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। और ब्लड राउंड क्या होता है, वो सीधा अटैक कर देता है, ठीक है। तो आपका ऑडिटर सिर्फ वॉच करेगा, आपके कंपनी के ओनर को बता देगा कि जी ये चीज़ें गलत हो रही है, वो सिर्फ वॉर्न करेगा, ठीक है। और वो ब्लड राउंड नहीं है कि जाके आपके कंपनी के ऑडिटर को जेल करवा देगा या आपके एम्प्लॉयज़ को वो सजा करा देगा, ऐसा नहीं कर सकता वो सिर्फ ऑडिटर को जाके बता देगा कि जी ये चीज़ें गलत हो रही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट, ठीक है। कौन कौन से एक्सपेक्ट कवर होते हैं। पहला चेकिंग ऑफ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को चेक करना कि इनकम और एक्सपेंसेस सही है कि नहीं, किसमें, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पीएनएल के स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरा वेरीफाई ऑफ लाइबिलिटीज, लोन और रेंट सैलरी, ठीक है, कि आपके लोन सही से है कि नहीं, आपकी सैलरी जो आपने दिखा रखी है वो सही से है कि नहीं, ठीक है। आपने जो रेंट दिखा रखा है वो सही है कि नहीं, कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने फैक्ट्री का रेंट आप 10,000 दे रहे हो पर बुक में आपने 50,000 दिखा दिया, ताकि आपको ईयर एंड में प्रॉफिट कम दिखाना पड़े, है ना, और आपको टैक्स वैक्स कम देना पड़े। तो ये सब तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें चेक करना है ना। आप एम्प्लॉय को सैलरी जितनी दिखा रहे हो उतनी दे रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें देखना। और क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, यानी वो एक्चुअल में वो हुई है कि नहीं, जो बंदे को ट्रांजेक्शन करनी चाहिए थी उसी बंदे ने करी है कि नहीं। और वैलिडिटी, यानी जो ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी थी, जो भी उसकी वैधता थी, जो भी उसके अंडर प्रोसेस थे कि ये चीज़ें इसमें मानी जाएंगी, वो सब चीज़ें फॉलो हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम विद रिकॉर्ड्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आइटम दी है वो क्या रिकॉर्ड में है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर कुछ और भी होता रहेगा, जैसे ऑडिटर आया वैसे एक नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती जिसमें अपने हिसाब से कुछ भी लिख दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसको भी देखना किस किस में आ जाएगा, ऑडिट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट, ठीक है। आगे लास्ट वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, आपके एसेट की वेरिफिकेशन होना कि ओनरशिप किसके पास है इसकी, इस पर कोई चार्ज तो नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं, इसकी वैल्यूएशन बुक में सही डाली है भी कि नहीं, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ना बहुत इसको डीप पढ़ा सकता हूँ, बहुत एकदम स्टोरी वे में पढ़ा सकता हूँ, पर फिर भी मैं ट्राई करूँ कि थोड़ा बहुत स्टोरी और थोड़ा बहुत ऐसा शॉर्ट एंड क्रिस्प पर मैं रखा जाए, ठीक है। ये क्योंकि आप देखोगे हर पॉइंट पे ना कि क्वेश्चन बनता है। तो लिटरली मैंने आपको पिछले आई थिंक 10 मिनट आई थिंक मेरे को हुए होंगे, इफ़ एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 8 मिनट हुए। तो 8 मिनट में मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन तो कराई दिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर क्या होते हैं, पहले तो समझ लो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फ़र्क क्या है। शेयर होल्डर आपके शेयर्स खरीदते हैं, स्टेक होल्डर आपके शेयर होल्डर आपके आपके सिक्योरिटीज़ तो आएगी, आपके बॉन्ड को जो खरीदते हैं वो आपकी कंपनी के जनरल इन्वेस्टर्स, ये सारे मिलकर आपके स्टेक होल्डर बनते हैं, वो सारे लोग जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको सेफ गार्ड करते हैं। सेफ गार्ड कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऑडिटर इंटरनल ऑडिट होने से रोक देता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट कह रहा हूँ, आपका इनसाइडर ट्रेडिंग होने से वो प्रिवेंट करता है, ठीक है, आपका ऑडिटर। और वो हम आगे देखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, फिर भी आप अगर थोड़ा समझिए कैसे सेव करता है। तो अगर आपका ऑडिटर सही से ऑडिट करेगा तो पहले ही बता देगा कि जी ये कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, और कंपनी में फ्रॉड चल रहा है तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे और लोग अपना पैसे डुबाने से बच जाएंगे, ठीक है, ये है। दूसरा मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर मोरल चेक होना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपका एम्प्लॉय दिखा दे रहा है कि एक्सपेंस जी 5 लाख का एक्सपेंस हो रहा है, पर वो 5 लाख का वो एक्सपेंस नहीं है, वो अपनी जेब में डाल दे रहा है, ठीक है। तो जब ऑडिट होगी तो कंपनी को पता चलेगा कि एक्चुअल में पैसा गया कहाँ है, ठीक है। आगे
डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस, कि आपके एम्प्लॉयज़ ने, आपके मैनेजर ने जो भी वेस्टेज एंड लॉस दिखाया, क्या वो सही में वेस्टेज एंड लॉस है या फिर उन्होंने अपनी जेब में डाल दिया उस पैसे को। ठीक है, आगे गवर्नमेंट सबमिशन। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट को सबमिट करोगे किसी भी XYZ रीजन से, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑडिटेड हैं तो उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर उन पे साइन हो रखे हैं तो ऑडिटर के साइन हो रखे हैं, ऑडिटर ने उसको अप्रूव कर रखा है, तो उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आप अगर एग्जांपल लेते हैं, स्कूल पिकनिक के लिए जब आप जाते थे, ठीक है, तो आपको नॉर्मल आप अगर लिख के दे दोगे अपने टीचर को कि मैं आपको अलाउ करता हूँ कि मुझे अपने साथ पिकनिक पे ले चलो, तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं थी जब तक आप अपने पेरेंट्स से उसको साइन ना करा दो। यानी पेरेंट्स ने अब अलाउ कर दिया तो आपके टीचर ही मान जाते हैं कि हाँ अब आ गई ऑथेंटिसिटी, अब इसको लेकर चलो। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट सबमिशन, गवर्नमेंट को भी जब दिखता है कि ऑडिटर ने काम किया है तो गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ काम रिलायबल है, यानी काम सही में हुआ होगा, तभी ऑडिटर ने इसको अप्रूव किया है। ठीक है, तो वहाँ हेल्प मिलती है। अब इनहेरिट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट की क्या क्या लिमिटेशन है कि वो हम पढ़ लेते हैं जरा सी। पहली है SA 200। SA 200 क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200। ये आप इसको पढ़ लेना, डेफिनेशन एग्जैक्टली छाप लेना। ये एग्जैक्टली बोल क्या रहा है वो बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ऑडिट नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क एट जीरो। ऑडिट से कभी भी रिस्क जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने बता ही दिया, ऑडिट क्योंकि 100% श्योर है ही नहीं अपने लिए। ऑडिट में तो 99.9, वो डिटॉल का धुला, आप आगे मैं नाम नहीं लूँगा, वो कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हो जाए। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो कोई भी चीज़ वो 100% कर नहीं पाता है, जब 100% करेगा नहीं तो श्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ऑडिटर से ना तो एक्सपेक्ट करा जाता है और ना ही उसकी ड्यूटी है कि वो रिस्क को ज़ीरो कर दे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से चेक करता है। ठीक है, वो 100% श्योरिटी नहीं देता। आगे जजमेंट। ठीक है, वाइल मेकिंग जजमेंट। अब देखो रीज़न इसमें अब नीचे आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहला वाइल मेकिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोलूँ कि दिल्ली से हरियाणा कितना दूर है, ठीक है, तो आप अंदाज़ा ही लगाओगे कि जी इतना किलोमीटर है या इतना किलोमीटर, पर ओरिजिनली वो कुछ और ही होगा, है ना। जैसे आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते हो तो गूगल मैप तो आपको बोलता है कि जी 1 घंटा 40 मिनट आपको लगेगा, पर कॉलेज पहुँचते पहुँचते कभी होता है कि आप 1 घंटा 20 मिनट में पहुँच गए, कभी आपको 2 घंटे लग गए। तो यानी एस्टिमेट होता है कि दूर से बस अंदाज़ा लगाना कि इतना हो सकता है। जब एक्चुअल में आप परफॉर्म करने जाओगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ऑडिटर भी ना मैक्सिमम केस में अंदाज़ा ही लगाता है कि स्क्रैप की वैल्यू इतनी शायद आएगी। ठीक है, यूज़फुल लाइफ इसकी शायद इतनी होगी, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कंपनी के लिए कोई फर्नीचर लिया, उसकी यूज़फुल लाइफ है मान लो 5 साल, लेकिन वो फर्नीचर का एक ही साल में सुहा हो गया, 2 साल में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऑडिटर ने तो अंदाज़ा लगाया था 5 साल का, पर ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के, इसी चीज़ों की वजह से आपके फ़र्क आ जाता है ऑडिट की रिपोर्ट में। ठीक है, और अगला क्या है, ऑडिट प्रोसीजर। जजमेंट ऑफ ऑडिटर वाइल कलेक्टिंग सैंपल, सैम्पलिंग और प्रोसीजर। सैम्पलिंग में अभी करा देता हूँ, आगे जाके एक जगह सैम्पलिंग आएगा तब हम स्किप कर देंगे इसको। ठीक है, सैम्पलिंग क्या कहता है आपका, सैम्पलिंग आपने कहता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको सबको एनालाइज कर नहीं सकते, तो आप कोई एक चीज़ उठा लोगे। एग्जाम्पल, आपके पास कंपनी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे आपके पास वाउचर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स की एंट्री है, मान लो 3 लाख आपके पास सेल की एंट्रीज है। आप एक एक को तो खोल के देखोगे नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जाओ और चेक करके आओ, तो आप जनरली क्या करोगे, कोई एक उठा लोगे, उसमें देख लोगे कि कंपनी का नाम ठीक है कि नहीं, कंपनी का GST नंबर ठीक है कि नहीं, आइटम सही से उठाई है कि नहीं, आइटम जो उठाई है उसका HSN ठीक है कि नहीं, आइटम का अमाउंट रेट ये सब ठीक है कि नहीं, है ना, GST सही उस पर उठाया है कि नहीं उठाया, बैंक डिटेल मेंशन है कि नहीं, बिल नंबर सही से मेंशन है कि नहीं। तो आप एक वाउचर देखोगे और उस वाउचर को देख के अपना ओपिनियन दे दोगे कि हाँ ये वाउचर सही है तो सारे वाउचर सही होंगे, या ये वाउचर गलत है तो सारे वाउचर गलत होंगे। ठीक है, और इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी ऑडिट का जो भी प्रोसीजर रहेगा उस प्रोसीजर में कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी। अब ऑडिट का प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, पहले कंपनी में जाओ, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लो, फिर किसी दिन वहाँ की अकाउंट्स रुकवा दो, फिर उस टाइम पे जाके ऑडिटिंग करो, फिर आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अकाउंट के स्टेटमेंट मंगाओ, उनको मैच करो, सबसे उनके बयान लो, है ना। तो कहीं ना कहीं गलती रह जाएगी, तो इसलिए प्रोसीजर भी फ्लो हो जाता है। और क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आप क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है ये समझ लो पहले। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल नाम से दिख रहा है, वो कंट्रोल सिस्टम जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जस्टिफाई करता है। ठीक है, आपने अगर फॉर एग्जांपल कहीं से आप सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हो किसी भी कंपनी से, मैं कंपनी का नाम लूँगा, तो वहाँ से लिखा होता है कि 17 क्वालिटी चेक कंट्रोल्स या 34 क्वालिटी चेक कंट्रोल, 40 क्वालिटी चेक कंट्रोल। तो ये सब क्या होता है, ये सारे लेवल्स होते हैं जहाँ पर उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है ना। तो ऐसी कंपनी में कैसे क्वालिटी चेक होती है, कंपनी में इन इन तरीकों से क्वालिटी चेक होती है। पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, ठीक है, वेटर का बर्ताव आपको पसंद नहीं आया, वेटर से पानी गिर गया आप पे, या खाना आपको पसंद नहीं आया, शेफ़ पसंद नहीं आया, एम्बियंस पसंद नहीं आया,
आपकी टेबल गंदी पड़ी है ना, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है। तो जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप क्या करते हो, सीधा कॉल द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर को बुला देते हो। ठीक है, तो अब देखो काम तो किसी और ने गलत किया है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मैनेजर की। ठीक है, तो आपकी कौन सुनेगा, मैनेजर सुनेगा। ठीक है, तो इस केस में कौन है रिस्पॉन्सिबल, मैनेजर है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्वालिटी चेक में क्या, क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या होता है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यानी कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, चाहे वो अच्छे की है चाहे वो बुरे की है। अगला, एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है कि आप कोई भी डिसीजन बायस नहीं लोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया तो आप सोचो यार कंपनी तो बहुत अच्छी एडवांस पेमेंट कर रही है, मैं इसकी ऑडिटिंग की रिपोर्ट अच्छी बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑडिटर होने का पहला रूल ये है कि आपको अनबायस्ड ओपिनियन देने हैं। ठीक है। अगला, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट। ये क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर आपके बस के बाहर कोई चीज़ जा रही है तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसको करो ही करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई कंपनी पहले अनलिस्टेड थी और आप उसमें काम कर रहे थे, ठीक है, एज एन ऑडिटर। अब वो कंपनी लिस्ट हो गई है। अब लिस्ट हो गई है तो कंपनी का बर्डन बढ़ जाएगा, कंपनी का वर्क बढ़ जाएगा, कंपनी के अकाउंट्स बढ़ जाएगी, कंपनी में बहुत सारी स्पेशल स्पेशल टर्म्स आ जाएंगी, है ना। जो टर्म्स उसने पहले जब वो अनलिस्टेड तब यूज़ नहीं करा करती थी, पर अब बहुत सारी चीज़ें नई नई आ जाएंगी, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको आती है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, ऑडिटर को कहा जा रहा है कि ऑडिटर साहब आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो काम को छोड़ दो। जरूरी नहीं कि आप करो ही करो, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो आपसे अगर काम नहीं हो रहा आप छोड़ दो, आप ये कोई और आके ऑडिट कर लेगा, गलत ऑडिट मत करना, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो अनलिस्टेड कंपनी से अगर कंपनी लिस्टेड हो रही है और ऑडिटर जो पहले अनलिस्टेड में काम कर रहा था उसकी अब नई नहीं है उसकी कि वो नई लिस्टेड में काम किया, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी। ठीक है, तो उस पर कोई कंपल्सन नहीं होती कि वो काम चालू ही रखेगा, वो छोड़ सकता है काम को। ठीक है। अगला, ह्यूमन रिसोर्स चेक करना कि जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वर्कर्स हैं, वो सारे वेल ट्रेन है कि नहीं, वो सारे प्रोफेशनल है कि नहीं, उनको टाइमली पैसा मिलता है कि नहीं। ठीक है। अगला, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, वे ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपके जो मैंने बोला ह्यूमन रिसोर्सेज, इनका वे ऑफ परफॉर्मेंस कैसा है। अगला, मॉनिटरिंग, कि ये प्रॉपर मॉनिटरिंग में है कि नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको देख के पता चल रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही से क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, उस चीज़ को कैसे कैसे आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। ठीक है, आई थिंक इट वॉज वेरी इजी। आगे हम देखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। क्या है, पहला, इंटीग्रिटी या ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्टी भी बोलते हैं कि आपका ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी, अनबाइस्ड होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस यानी स्किल्स, उसके पास स्किल होनी चाहिए, और वो डू केयर यानी उसको यूज़ भी करना आना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपको जो ऑडिटर है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहिए कि अपने और कंपनी के ओनर के बीच में बात रखे, किसी थर्ड पर्सन को बात ना बताए। बिहेव प्रोफेशनली, उसको प्रोफेशनली बिहेव करना आना चाहिए। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, वो माइंडली और अपीयरेंस उसके दोनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो किसी दबाव में काम कर रहा है। ठीक है, और क्या है, आगे हम बढ़ते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी प्रोसेस। ऑडिट करने के क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, पहले तो आप देख लो, डिटरमाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट के पहले आपको स्कोप डिटरमाइन करेंगे कि क्या है आपका स्कोप। आपका स्कोप टैक्स की ऑडिट करना है, आपका स्कोप फाइनेंशियल की ऑडिट करना है, आपका स्कोप सेक्रेटरियल ऑडिट करना है। ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या है, आपकी इनकम टैक्स की जो भी प्रोविजन एंड कंप्लाइंस है उनकी ऑडिट करना। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इनकी कंप्लाइंस देखना। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, आपकी लॉ की कंप्लाइंस देखना। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी डिटरमाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, और एक और बात, सेक्रेटरियल ऑडिट ये कंपनी के अंदर वाला बंदा भी कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कंपनी के बाहर वाला ही करे, कंपनी के अंदर वाला भी कर सकता है। अगला है डिटरमाइन ऑडिट रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है कि कंपनी की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ये क्या है, डिटरमाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये आपको डिटरमाइन करना है। चेक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एफर्ट्स ऑफ टीम, ऐसे फैक्टर देखेंगे जो कि टीम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका वर्क का एनवायरनमेंट हो, चाहे जो सिस्टम आपने दिया है वो हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो ऑफिस तक आने का आपका टूर ट्रैवल हो, जो कि आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ा था, है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपके एम्प्लॉयज़ के जो भी एफिशिएंसी है, जो भी उनकी वर्क की कैपेबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करे, वो सारी इसमें आती है। अगला है चेक फैक्टर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जो भी आपकी फाइनल वर्क होने से पहले जितनी भी एंगेजमेंट्स हुई हैं, चाहे वो आपकी अकाउंट्स के स्टेटमेंट मंगाने वाली हो, चाहे वो बॉस से डिस्कशन हो, चाहे वो आपके मैनेजर से डिस्कशन हो, उन सब में जो भी आपके फैक्टर्स ऑब्टेन हुए हैं उन सबको भी डिटरमाइन करना।
ये भी इसका पार्ट आ जाता है। आगे है कैलकुलेट नेचर टाइमिंग एंड फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपके सारे रिसोर्सेज के नेचर टाइमिंग और फैक्टर को कैलकुलेट करना। ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा, आपका ऑडिट की स्ट्रेटेजीज में आ जाएगा। ठीक है, और रिसोर्सेज में आएगा। रिसोर्सेज आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय आपके रिसोर्सेज हैं, आपके मैनेजर आपके रिसोर्सेज हैं, आप जिस जगह वर्क कर रहे हो वो जगह आपके रिसोर्स है, आप जो प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करो वो प्लांट एंड मशीनरी आपके रिसोर्स, आपके रॉ मटेरियल आपके रिसोर्सेज है। ठीक है, आपके सप्लायर आपके डिस्ट्रीब्यूटर वो सारे आपके रिसोर्सेज हैं। तो इनका नेचर, इनकी टाइमिंग, इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इनको भी कैलकुलेट करना आपके ऑडिट के प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं पीयर रिव्यू। अब पीयर रिव्यू क्या है ये भी हम देख लेते हैं, है ना। पीयर रिव्यू कुछ नहीं है, पीयर का मतलब होता है सेम क्वालिटीज़ ओन करने वाला बंदा, या सेम कह सकते हो कि सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सेम लेवल वाला बंदा। ठीक है, अब मान लो आपने एक टीचर से चेक कराया, एक टीचर ने चेक किया तो आप फेल हो गए, तो आपने कहा नहीं जी मैं दूसरे टीचर से चेक कराऊंगा। ठीक है, तो आप दूसरे टीचर के पास अपनी रिपोर्ट लेके गए, दूसरे टीचर ने चेक किया तो आप पास हो गए। तो यहाँ पर क्या होने चल रहा है, पीयर रिव्यू हुआ है। पीयर रिव्यू क्या है, एक बंदे का किया हुआ काम दूसरा बंदा दोबारा रीचेक कर रहा है, और दूसरा बंदा कौन है, या तो पहले वाले के इक्विवेलेंट हो या उससे ऊपर हो। ठीक है, तो जो आप दूसरा टीचर चेक करा रहे हो, या तो दूसरे वाले टीचर को पहले वाले टीचर की तरह सब्जेक्ट की नॉलेज हो, या दूसरा टीचर को पहले वाले से भी ज़्यादा नॉलेज हो, तो ही तो वो रिव्यू कर पाएगा कि पहले वाले ने सही काम किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो यही है पीयर रिव्यू। ठीक है, इसकी मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, चेक सिस्टम ऑफ प्रोसीजर यूज इन ऑडिट आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। पीयर रिव्यू मेनली क्या होता है, यहाँ पे एक ऑडिटर का किया हुआ काम दूसरा ऑडिटर दोबारा रिव्यू करता है, उसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू। ठीक है, इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी प्रोसीजर यूज हुए हैं वो सफिशिएंट थे, अप्रोप्रिएट थे कि नहीं। ठीक है, और दूसरा कंप्लाई टेक्निकल एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कि जो आपका पहले वाला ऑडिटर है उसने सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं, है ना। तो वो सब चीज़ें देखना। अगला है PCAOB, पब्लिक कंपनी और अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ठीक है, अब ये क्या है, ये सिंपल सा एक बोर्ड है जो कि NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सर्वेंस ऑक्सिलरी एक्ट 2002 के अंडर बना था, और ये US में बेस्ड है। ठीक है, ये मेनली करता क्या है, ये आपके जितने भी ऑडिटर हैं उनकी कंप्लाइंस चेक करता है कि ऑडिटर सही से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सारी कंपनीज में सही से काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके इन्वेस्टर्स बचेंगे। इन्वेस्टर कैसे बचेंगे, अगर ऑडिट सही नहीं होगी तो वो गलत इन्फॉर्मेशन पे अपना पैसा लगा देंगे और उनको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपकी ऑडिटिंग सही हो रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए कौन है, PCAOB। ठीक है, इसका मेनली काम क्या है, वेदर ऑडिट आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव फेयर ट्रू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बाय ऑडिटर। ठीक है, जो भी ऑडिटर है उसकी जो रिपोर्ट है क्या वो इंफॉर्मेटिव है, क्या उसमें सही बातें लिखी हैं। ठीक है, क्या वो फेयर है, कि क्या उसने सच्चाई लिखी है, क्या वो ट्रू है। फेयर एंड ट्रू तो मतलब लगभग एक ही चीज़ होगी। ठीक है, और अगले इंडिपेंडेंट है कि नहीं, है ना, ऐसे तो नहीं कि बायस डिसीजन वो ले रहा है, कंपनी के बारे में बुरा कुछ नहीं बोला, अच्छा अच्छा बोले आ रहा है। ठीक है, उसकी मेनली फंक्शंस क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंटिंग फर्म्स। ठीक है, जितनी भी अकाउंटिंग फर्म्स है उन सबकी रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, ये इसके फंक्शन आता है। इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की इंस्पेक्शन करना। एस्टेब्लिश ऑडिटिंग अटेस्टेशन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट फर्म। ठीक है, ऑडिट फर्म के लिए ऑडिटिंग इस्टेब्लिश करना, अटेस्टेशन यानी डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड वर्क करना। ठीक है, और इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट। ठीक है, ऑडिट के इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स को सेट करना ये किसकी जिम्मेदारी है, PCAOB की, जो कि US बेस है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं ऑडिटिंग टेक्निक। ऑडिट की क्या क्या टेक्निक्स है, यानी कौन कौन से तरीके से ऑडिटिंग करी जा सकती है। ठीक है, तो पहला वाउचिंग। वाउचिंग क्या है आपकी, वेरीफाई द ट्रांजेक्शन विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आपको क्रॉस करना। जैसे आपने अगर बुक्स में लिखा है कि मेरे को 2 तारीख को 20,000 रुपये आए थे, 3 तारीख को मेरे 20,000 रुपये चले गए, तो इस चीज़ को आपने बैंक किससे मिली हुई बैंक स्टेटमेंट से मिला दिया कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वाउचिंग, यानी आपके वाउचर्स को ओरिजिनल ट्रांजेक्शन से मैच करना। ठीक है, वाउचर्स क्या होते हैं, आपके सारे सेल, सारे परचेज, सारे रिसीट, सारे पेमेंट, सारे जनरल, है ना, सारे मटेरियल इन, मटेरियल आउट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो सारी चीज़ें जो आपने एंट्री कर रखी हैं अपनी बुक्स में उनको हम बोलते हैं वाउचर्स। ठीक है, इनको आपको रियल ट्रांजेक्शन से मिलाना कि असली में चीज़ हुई है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं वाउचिंग। इसका मेन पर्पज़ क्या हम करते क्यों है, ताकि अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी पता चले कि ये काम किसने किया है और ये काम ऑथेंटिक हुआ है कि नहीं, सही हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगला है कन्फर्मेशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, भी टेक्निक पढ़ रहे हैं। कन्फर्मेशन टेक्निक क्या कहती है कि
आपने जो चीज़ अकाउंटिंग स्टेटमेंट में लिखी है वो सही है कि नहीं। और ये चीज़ कैसे कन्फर्म होती है, बंदे से पूछ के, पर्सन से पूछ के। कैसे, इंटरनली अगर हम बात करें, कंपनी के अंदर की बात करें, तो एम्प्लॉय से ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जी आपको सैलरी कितनी मिलती है। अब एम्प्लॉय बोले यार मुझे तो 10,000 मिलती है, और ऑडिटर देखे बुक में तो 50,000 लिखा है। तो इसी चीज़ को कंफर्म करना, इसको हम बोलेंगे कंफर्मेशन। और अगर एक्सटर्नल बात करेंगे, तो एक्सटर्नल आप कहोगे यार ऑडिटर की तो बस की है नहीं, अब एक्सटर्नल कैसे पता करेगा, ऑडिटर कैसे पता करेगा। आपके डेप्टर्स के पास जाएगा, आपके बैंक के पास जाएगा, आपके सप्लायर के पास जाएगा, उनसे आके पूछेगा कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बैंक के पास जाएगा तो उसको पता चलेगा कितना लोन है। डेप्टर के पास हो जाएगा तो उसको पता चलेगा कि कितना ये टाइमली पेमेंट, टाइमली अपना सामान डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रेडिट के पास जाएगा तो उसको पता चलेगा टाइमली पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। ये सारा आ जाएगा होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इंटरनल एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको समझ आएगी, राइट। रिकन्सिलेशन क्या है, मैचिंग टू और मोर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नो रीजन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज को मैच करना। कौन से सोर्स, इन्फॉर्मेशन के सोर्स, उनको मैच करना और चेक करना कि ये डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकन्सिलेशन। अगला है टेस्टिंग। टेस्टिंग इज सेम है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, टेस्टिंग भी सेम है। सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द आइटम्स। ठीक है, आपने कोई एक ट्रांजेक्शन उठा ली और उसी को देख के आपने जज कर लिया कि बाकी सारी ट्रांजेक्शन कैसी हुई होंगी, या बाकी सारी आइटम आपकी कैसी होंगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। अगला है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये क्या कहता है, कंफर्मिंग फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेबल एसेट एज दे अपीयर इन बैलेंस शीट, कैश इन हैंड एंड पीएनएल। ये पीएनएल है, मैंने पीएनएल कर दिया गलती से। ठीक है, मुझे माफ़ करना, गलती हमारे से होगी। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या कह रहा है कि आपकी सारी चीज़ों को चेक करना कि वो एक्चुअल में अपीयर है कि नहीं। ठीक है, आपने अगर दिखा रखा है बैलेंस शीट में कि मेरा इतने का एसेट है, तो उस एसेट को देखना कि वो एसेट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आपने दिखा रखा कितनी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, है ना। ये सब चीज़ें आपकी देखना इसमें आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आपने दिखा रखा है कि आपके पास ज़मीन है 3 करोड़ की, ठीक है, तो वो 3 करोड़ की ज़मीन देखना कि कहाँ पर है वो ज़मीन, वो भी आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने फिजिकली किसी चीज़ को एग्जामिन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन आ गया। ठीक है, अगला है एनालिसिस। एनालिसिस क्या कहता है, मैं डेफिनेशन आप पढ़ लो, चेकिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, समझ आया नहीं आया, हम बताते हैं। वेरिएबल होते हैं आपकी वैल्यूज़, फाइनेंशियल होती है फाइनेंशियल वैल्यूज़ हो गया। चेक और एनालाइज करना है इनको। अब कैसे चेक करेंगे, अब देखो एग्जांपल, ये 20-21 की बुक्स हैं, ये 21-22 की बुक्स हैं। 20-21 में आपने 5 करोड़ की कॉस्ट लगाई, आपको 100 करोड़ का आपको सेल मिला। ठीक है, और आपने 21-22 में 25 करोड़ आपने लगा दिया कॉस्ट को, पर सेल आपको 60 करोड़ का मिला। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपने सेल तो 5 टाइम कर दिया, पर आपका प्रॉफिट लगभग आधा हो गया। तो ये तो सीधी सी बात, कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं, ये तो कोई लॉजिक बना ही नहीं, यहाँ पर ये गलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को पोस्ट करना है, किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करना। ठीक है, लेटर पोस्ट करना है, यानी आपने लेटर बना दिया, सब कुछ आपने लिख दिया, अब आपने उसको फाइनली पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग क्या आ जाएगा, वेरीफाई करना है कि जो भी चीज़ आपने पोस्ट करी है, जो भी आपने चीज़ एंट्री करी है कंपनी के लिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कंपनी में जो भी चीज़ आपने एंट्री करी है, वो सारी एंट्रीज सही अमाउंट की हुई है कि नहीं, सही लेजर को गई है कि नहीं, और उन एंट्रीज का डेट सही है कि नहीं। ये किस में आ जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपल सी बात, ऑब्जर्व करो, जिससे आपने जाके देख लिया बस कि सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं, यही अकाउंटिंग का एक मेथड हो जाएगा। तो भी हमारा खत्म हो गया, आगे हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, आपकी कंपेटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़ को चेक करना ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, आपकी मैनेजमेंट की ऑडिट को कर मैनेजमेंट की ऑडिट करना ही मैनेजमेंट ऑडिट करा जाता है, कि आपकी मैनेजमेंट सही से काम करिए कि नहीं। ठीक है, उसी को देखना। इसकी ज़रूरत क्या है, ताकि आप सही से प्लानिंग कर सको, सही से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कर सको, सही से कोऑर्डिनेट कर सको, सही से कंट्रोल कर सको ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, डिटेक्ट एंड डायग्नोस द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको डिटेक्ट और डायग्नोस करना ही किसका काम है, मैनेजमेंट ऑडिट का काम। ठीक है, और क्या है, इट इज़ डन व्हेन देयर इज मर्जर एक्विजिशन रिस्ट्रक्चरिंग बैंकरप्सीज। ठीक है, जब भी आपकी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, एक्विजिशन होगा, मर्जर होगा, बैंकरप्सी होगी, तो उस टाइम हमें मैनेजर ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। क्यों मैनेजमेंट ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपका बर्डन बहुत ज़्यादा होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, अगर आपकी एक्विजिशन हो रही है, आपकी कंपनी किसी कोई और कंपनी आपको एक्विजिशन आपकी हो रही है, चाहे आप किसी को कर रहे हो,
ठीक है। तो उस केस पे आपके अकाउंट्स के स्टेटमेंट मैच कर जाती है, आपके सारे एम्प्लॉयज़ मर्ज हो जाते हैं, है ना, आपके सारे क्या बोलते हैं सप्लाई चेन सब कुछ आपकी चेंज हो जाती है। तो उस केस में आपको अच्छी खासी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और उस अच्छी खासी मैनेजमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं, इसको कौन देखता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी मैनेजमेंट ऑडिटिंग। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट ऑडिट के और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है मैनेजमेंट सेट इफेक्टिव टारगेट। ठीक है, ऐसे टारगेट सेट करना जो कि इफेक्टिव हो, ऐसे नहीं कि जो ओरिजिनली जो कैपेबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा हो या फिर कैपेबिलिटी से कहीं कम हो, मतलब जो ऑप्टिमम है, जो अचीव हो सकते हैं ऐसे टारगेट। ठीक है, अगला है अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिले कि आपने अगर 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ आपकी सेल हो जाए, तो इस चीज़ को वेरीफाई कौन करेगा? आपकी मैनेजमेंट ऑडिट। अगला है डिटेक्ट इरेगुलेटरीज, आपकी सारी इरेगुलरिटीज़ जो भी आपके डिसिप्लिन में कमी पड़ रही है, कि आपके एम्प्लॉय कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, आपका रॉ मटेरियल कभी आपके पास होता है कभी नहीं होता, आपसे कभी सेल करवाते कभी नहीं कर पाते, इस चीज़ को डिटेक्ट करना और ठीक करना, मतलब डिटेक्ट करना ही, ठीक करना तो आपकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। ऑडिटर का काम सिर्फ डिटेक्ट करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन और आपका वॉचडॉग वाला केस आ गया। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, आपके डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट है कि नहीं। ठीक है, कि आपकी सेल तो कह रही है कि हम सेल हमको ला के दो, सेल हमको ला के दो, और मैनेजमेंट आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर से एकदम ठप पड़ी है। जब तक आपकी मार्केटिंग होगी नहीं तब तक आपकी सेल कैसे मिलेगी, है ना, पॉइंट है ना। तो इस चीज़ को वेरीफाई किस वे में करते हैं? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अगला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट पर्सन। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट के पर्सन है उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी डेवलपमेंट सही से होना, ये भी इसमें इसका पार्ट आ जाएगा। कंपेयरिंग इनपुट विद आउटपुट। ठीक है, आपके जो भी इनपुट है, आप जो भी पैसा लगा रहे हो, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, वो चीज़ कंपेयर करना। ठीक है, और क्या है? इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद आउटसाइडर, आउटसाइडर से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए रखना। वो किस लिए जरूरी है आपको पता ही है। आउटसाइडर स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो आप ज़्यादा पैसे लगा पाएंगे और ज़्यादा सेल आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला इंसाइडर ट्रेडिंग। इंसाइडर ट्रेडिंग क्या है? घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, हिंदी समझ नहीं आई कोई बात नहीं। आपका कंपनी का ही कोई अंदर का बंदा एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा कि उससे आपकी कंपनी की वैल्यू मार्केट में घट या बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिस्ट नहीं कर रखी, यानी वो आपने अभी तक किसी को नहीं बताई थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन को ही और ऐसी इन्फॉर्मेशन से होने वाली ट्रेडिंग को ही इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी आप पढ़ लेना। परसुएडिंग समवन टू डील डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सिक्योरिटीज। ठीक है, किसी को बहकाना ताकि वो सिक्योरिटी खरीद ले। ठीक है, या कोई किसी और को खरीदने को विवश कर दे। ठीक है, बाय इंसाइडर और ऑन बिहाफ ऑफ इंसाइडर, या तो इंसाइडर खुद खरीद बेच ले या फिर अपने बिहाफ पे किसी और से खरीद भिजवा ले, है ना। उससे तो ना चाचा जी होते हैं, सब किसी के ताऊ जी होते हैं कि यार ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये चीज़ नीचे जाएगी, तो भी एक तरह से इंसाइडर ट्रेडिंग ही कहने जाएगी अगर वो अंकल उसी कंपनी में वर्क कर रहे होते तो। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि ये जो काम हो रहा है ये किसके बेस पे हो रहा है? अनपब्लिश्ड, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई, जो कि कंपनी ने अभी तक पब्लिश नहीं करी, चाहे वो न्यूज़पेपर है चाहे आर्टिकल्स है उनके थ्रू। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव है, यानी ये मार्केट में आएगी तो मार्केट में कंपनी की प्राइस को ऊपर नीचे कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर कौन है? इनसाइडर कंपनी का कनेक्टेड पर्सन जिसके पास पोजीशन हो या फिर एक्सेस हो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फो की। ठीक है, वो कहला जाता है इनसाइडर। ठीक है, ये कौन हो सकता है? आपका डायरेक्टर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, लॉयर हो सकता है, आपका सप्लायर हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फो। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फो क्या होती है? ठीक है, एनी इन्फो रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ कंपनी दैट इज नॉट अवेलेबल टू पीपल जनरल पब्लिक, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सिक्योरिटी से रिलेट करती हो और जो कंपनी ने अभी तक अवेलेबल ना करा रखी हो जनरल पब्लिक को। ठीक है, यानी आपको हमको नहीं पता पर वो बंदे को पता और उसने अपने चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे, उन सबको बता रखी। ठीक है, तो यानी जो जनरल पब्लिक जिसका नहीं जानती उस चीज़ को हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड अपॉन बीइंग अवेलेबल इट इज़ लाइकली टू मेटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, और अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई तो ये कंपनी की सिक्योरिटी के प्राइस को अप या डाउन कर देगी बड़े हाई लेवल पे, मेटेरियल यानी हाई लेवल पे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। आपका फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके हो सकते हैं, इंटरनल डिक्लेरेशन इंटेंडेड यानी जानबूझ के डिक्लेयर करी गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिविडेंड के ऊपर। ठीक है, डिविडेंड के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर हो गई,
कंपनी ने नहीं करी पर इंसाइडर ने कर दिया जानबूझ के, ठीक है वो, ठीक है। बोनस शेयर की इंफॉर्मेशन, एक्सपेंशन प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, टेक ओवर, मर्जर, डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे रीजन टू कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों कंट्रोल नहीं चाहिए? पहला, प्रोडक्ट जनरल इन्वेस्टर। अब मान लो किसी बंदे को पता है कि कंपनी की प्राइस ऊपर जाएगी तो उसने पैसे लगा दिया। अब मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा मार्केट डाउन जाएगा तो मैंने पैसे निकाल लिया। अब मैंने पैसे निकाल दिया, मेरे पैसे निकालते ही कंपनी की प्राइस ऊपर चली गई, तो उसका फ़ायदा तो उस बंदे को, इनसाइडर वाले को, मेरा तो लॉस हो गया ना। कि अगर मान लो मैंने पैसा निकाल लिया, उसके बाद उस बंदे ने पैसा नहीं डाला होता तो कंपनी के शेयर ज़्यादा ऊपर नहीं जाते और मेरा लॉस उतना नहीं हो रहा था, पर मेरा तो लॉस ज़्यादा हो गया क्योंकि उस बंदे ने पैसे डाले और उसको फ़ायदा हो गया। और ऐसा करने वाला कल था, उसने बहुत सारे लोग बता दिए, करोड़ों लोग बता दिए, सारे करोड़ों लोगों ने पैसा डाल दिया, करोड़ों लोगों ने पैसा डाल दिया तो स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये तो मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। तो जनरल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बचाना ही इसका मेन मोटिव है। आगे देखेंगे प्रोटेक्ट रेपुटेशन ऑफ कंपनी। अब मान लो किसी कंपनी के बार बार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, तो दो चीज़ें क्लियर है। पहला तो कंपनी घपले बहुत करी है, दूसरा कि कंपनी के पास इतनी अच्छी मैनेजमेंट ही नहीं है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को लीक होने से रोक सके, ठीक है। तो कंपनी की इमेज आपकी खतरे में आ रही है। टू मेंटेन फेयरनेस, ठीक है, आपके जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपकी फेयरनेस को मेंटेन करना, ठीक है, ये भी इसका रीज़न आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका शेयर मार्केट में आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी बाउंस होती रहेगी तब तो आपकी कंपनी की कोई रिपुटेशन बचेगी नहीं, कोई फेयरनेस आपकी बचेगी नहीं, है ना। अगला है टू मेंटेन फेयरनेस इन फाइनेंशियल सिस्टम, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में आपकी फेयरनेस होना, ठीक है। इन सब के लिए ही हम क्या कराते हैं, आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करते हैं, रीजन टू कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल ट्रेडिंग, इंटरनल ट्रेडिंग के क्या क्या कंसिक्वेंस होते हैं, क्या क्या लॉस हो सकते हैं, ठीक है। पहला, SBI में इम्पोज पोटेंशियली 25 करोड़ और 35 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड, यानी जो आपने प्रॉफिट किया है या तो उसका 3 टाइम्स या फिर 25 करोड़, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 रुपये का प्रॉफिट किया है तो 10 का 3 टाइम क्या होगा, 30, और दूसरी वैल्यू क्या है, 25 करोड़। दोनों में से ज़्यादा कौन सी, 25 करोड़, तो आपको कितनी देनी पड़ेगी, 25 करोड़। और अगर मान लो आपने प्रॉफिट किया 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ का 3 टाइम 30 करोड़, 30 करोड़ और 25 करोड़ में से बड़ा कौन सा, 30 करोड़, तो आपको 30 करोड़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये था आपका इनसाइडर ट्रेडिंग पूरा खत्म, ठीक है। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचर तो आपको बता दिया मैंने, वाउचर क्या होते हैं। वाउचर आपकी सारी वो एंट्रीज होती हैं जो भी आप करते हो। अब देखो, सेल के वाउचर को हम क्या बोलते हैं, सेल इनवॉइस बोलते हैं। परचेस के वाउचर को बोलते हैं परचेस इनवॉइस। टैक्स वाउचर को बोलते हैं चालान। वेजेस और सैलरी को बोलते हैं सैलरी रिसीट, ठीक है। और आपका रेंट को क्या बोलते हैं, रेंट रिसीट, ठीक है। ये तो हो गया आपका वाउचर क्या क्या होते हैं। अब देखो वेरिफिकेशन क्या होता है। वाउचिंग तो मैंने आपको पहले बता दी, वाउचिंग ऊपर की होती क्या है, ठीक है, वो तो पहले ही एक्सप्लेन कर दी। तो सीधा वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरिफिकेशन क्या है, प्रोवाइडिंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन है फिर ट्रूथ को करना, कंफर्मेशन मैंने वैसे बताई दी है, फिर भी देख लो कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, एसेट और लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। कंपनी ने जो चीज़ दिखा रखी है वो क्यों ओन करती है, वो ओरिजिनली उसके पास लीगल ओनरशिप उसकी है कि नहीं। पोजेशन, कंपनी का कंट्रोल कितना है किसी प्रॉपर्टी पर। कंपनी की वैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन क्या है, जो भी उसने मतलब कि सेटअप दिखा रही है कंपनी ने, उसकी वैल्यूएशन ओरिजिनली क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसने गुड्स खरीदे, कैपिटल गुड्स खरीद लिए उसने 1 लाख के, और उस पर डेप्रिसिएशन दिखा, उसकी वैल्यू उसने दिखा दी कि 5 लाख है, तो ऐसा तो नहीं है, तो वो चीज़ देखना। चार्ज और नॉट, ठीक है, कि कंपनी ascertaining द चार्ज, ठीक है, कि वेदर एसेट आर मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी मोटिव, ठीक है, कि कंपनी ने कहीं अपना सामान कोई गिरवी तो नहीं रखा है, ठीक है। चार्ज यानी गिरवी, गिरवी तो नहीं रखा है, ठीक है। और गिरवी भी इन द सेंस, अगर मूवेबल कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम प्लेज बोलेंगे, इमूवेबल है तो मोटेज बोलेंगे, ठीक है। अगर उसने अपना प्लांट जो एक जगह स्थिर खड़ा है वो अगर उसने अपना गिरवी रखा तो उसको हम मोटेज बोल देते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई है उसको अपने गिरवी रखा तो उसने प्लेज बोल देते हैं। तो हमको ये देखना है कि कोई प्लेज कोई मोटेज तो नहीं है कंपनी के पास, ठीक है। आगे देखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन भी दो तरह की होती है, एक ऑन साइट एक ऑफ साइट। ऑन साइट कैसे, आप साइट पे विजिट जाके कर लो कि कंपनी ने इतनी प्रॉपर्टी दिखा रही है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और ऑफ साइट यानी बस डॉक्यूमेंट देख लो, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में देख लिया आपने कंपनी की सारी आपने फोटोग्राफ्स देख ली, सारी आपने डॉक्यूमेंट देख लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल से देख लिए, है ना, ये सारे देख लिए। और उसके बाद आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। तो ऑफ साइट यानी
आप कंपनी के मेन लोकेशन पे पहुँचे ही नहीं, आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स देख के पता कर ले कि हाँ ठीक है ये सही है गलत है, और ऑन साइट है नहीं, आपने वहाँ पर एक्चुअली जाके देखा। ठीक है। अब वेरिफिकेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वही सब कि एग्जिस्टेंस देखना कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ओनरशिप कंपनी का है कि नहीं, पोजीशन है कि नहीं, पर्पस अथॉरिटी, ठीक है, कंपनी का इसकी अथॉरिटी है कि नहीं, ठीक है, लीन ऑफ चार्ज कि कोई चार्ज तो इसमें लग रहा, कोई मोटेज तो नहीं है, मतलब कोई गिरवी विरवी तो नहीं रखा इसमें, ठीक है। कंप्लीटनेस कि ये पूरी है कि नहीं, ये आधी अधूरी तो नहीं दे रखी, वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बताता है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये इन्वेस्टमेंट को बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये इन्वेंट्री को बताता है, ठीक है। ये इनके वैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्ड्स है। अगला है डिस्क्लोजर, वेदर डिस्क्लोजर आर मेड इन नोट्स टू द अकाउंट एज पर AS एंड लॉ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ को फॉलो करते हुए आपके सारे डिस्क्लोजर हुए कि नहीं हुए। डिस्क्लोजर यानी अपने आप को सिद्ध कर देना, अपने आप को साफ सुथरा पेश कर देने को ही डिस्क्लोजर बोलते हैं, है ना, कि मैं सब दिखा रहा हूँ, ये मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट है, ये सब, ये होता है डिस्क्लोजर, यानी खुद ही सब बता दिया, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस है वाउचिंग वेरिफिकेशन में। वाउचिंग क्या है, एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू वाउचर होती हैं, ठीक है, और जबकि इनका एग्जामिनेशन कैसे होता है, अकाउंट्स एंड लाइब्रेरी सर्टेन लाइब्रेरीज इन बैलेंस शीट, इनकी आपकी एग्जामिनेशन होती है, और यहाँ पर किसकी एग्जामिनेशन होती है, एंट्रीज की हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू वाउचर। बेसिस क्या होता है, डॉक्यूमेंट इनका बेस होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, जबकि इनका एग्जामिनेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, इसमें इंस्पेक्शन दिया जाता है। इसमें क्या होता है, टाइम थ्रू आउट द ईयर, आपकी वाचिंग तो थ्रू आउट द ईयर चल रही होती है, ठीक है, जबकि आपकी जो वेरिफिकेशन वो कब हो रही होती है, डन एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के लास्ट में होती है। इसको नॉट कंसर्न विद वैल्यूएशन, ठीक है, इसका वैल्यूएशन से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि इसकी वैल्यूएशन टू बी डन एट द एंड, ठीक है, लास्ट में इसकी आपकी वैल्यूएशन होनी होती है। अगला लेवल, क्रिटिकल वर्क डन, क्लरिकल वर्क डन एट द जूनियर लाइफ आर्टिकल्स, ठीक है, इसका लेवल क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो ये है वाउचिंग, ये कौन करता है, जूनियर कर देता है अपने लेवल पे, जबकि आपका जो वेरिफिकेशन है ये किसी एनालिटिकल एंड टेक्निकल डन बाय ऑडिट एंड आर्टिकल्स, ठीक है। ऑडिटर ऑडिटर और उसके आर्टिकल्स ही कर सकते हैं, उसको कोई भी बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि आपकी वाउचिंग तो कोई भी कर सकता है, वेरिफिकेशन आपकी कोई भी नहीं कर सकता, उसके लिए ऑडिटर या उसके आर्टिकल्स लगेंगे जो कि थोड़े हाई लेवल होंगे, पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे तो सारे होते हैं, पढ़े व्यवहार कोई नहीं है इनमें, लेकिन पढ़े लिखे इन तरह से जिसको ऑडिटिंग की नॉलेज है, ऑडिटिंग की लाइन में जो पढ़ा लिखा है वो, ठीक है। आगे ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखना कि कोई चीज़ मिस्टेक से फ्री है कि नहीं, ठीक है, FRF वो फॉलो कर रही है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर भी उसका है कि नहीं। जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, नो एसेंशियल फैक्ट अंडर इंक्वायरी, इंक्वायरी करना और जो भी एसेंशियल फैक्ट्स हैं उनका पता करना, ये आपका है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और क्या है, पीरियड, ऑडिटिंग कब होती है, साल में जनरली एक बार, कि इन्वेस्टिगेशन कभी भी करा लो, नो स्पेसिफिक, ठीक है। कंडक्टेड फॉर ओनर ओनली, ऑडिटिंग सिर्फ ओनर और ऑडिटर के बीच की बात है, जबकि इन्वेस्टिगेशन फॉर एग्रीव्ड पर्सन, जो भी बंदा करवाए, ठीक है, जो भी बंदा खुद को समझे कि यार मेरे साथ गलत है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो बंदा करवा सकता है, ठीक है। अब स्कोप क्या है, जनरली रिवॉल्व अराउंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आसपास ही इसका वो भटकता रहता है, कि उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। जबकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बियॉन्ड भी जा सकता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात भी आ जाती है इसमें, ठीक है। फॉर्मेट, इसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, इसका नॉट स्पेसिफाइड है, ठीक है। ऑडिटिंग एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है कि ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है, पहले स्टेप होना है तो यही होना है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, CA फाइनेंशियल ऑडिट कर सकता है, टैक्स ऑडिट कर सकता है, GST ऑडिट कर सकता है, CWA GST ऑडिट कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, CS क्या कर सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है, CAG क्या कर सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट कर सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑडिट, ये आई थिंक हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की क्या है, नोट स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, कोई भी स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ आपके स्किल और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स आपने सुना ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अकाउंटिंग एंड
यहाँ पर आ गया अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इनमें क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपकी मीनिंग, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ मॉनेटरी एंड बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। देन कम्युनिकेट रिजल्ट, ठीक है। ये सारी आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना किनको? बिजनेस रिलेटेड आइटम्स को, ठीक है, या इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स को जिनमें पैसा इन्वॉल्व हो, और उसको आगे कम्युनिकेट करना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। और ऑडिटिंग क्या है? इंडिपेंडेंटली एग्जामाइन रिकॉर्ड टू गिव फेयर व्यू, सिर्फ फेयर व्यू मिल जाए इसको देखने के लिए क्या है? ऑडिटिंग है, ठीक है। और क्या है? कमेंसमेंट, ये कब कब होता है? बिफोर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होने से पहले ही आपकी अकाउंटिंग हो जाती है, अकाउंट होगी उसके बाद ही तो ऑडिटिंग होगी, और ये सीधी सी बात है आफ्टर अकाउंटिंग, ठीक है। रिपोर्ट, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, जबकि ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट बनती है, अकाउंट्स की अकाउंट रिपोर्ट कोई नहीं होती है, ठीक है। पीरियड, थ्रू आउट द ईयर, ये थ्रू आउट द ईयर आपकी और अकाउंटिंग होती रहती है, जबकि ऑडिटिंग आपकी सिर्फ ईयर के एंड में होती है, ठीक है। आपका पेमेंट कैसे होता है? सैलरी में होता है अकाउंटेंट का, ठीक है। अकाउंटेंट अगर आपका कोई, तो आप उसको हर मंथ पे करते हो, जबकि ऑडिटर की फीस दी जाती है साल के एंड में, जब भी वो विजिट करेगा। क्वालिफिकेशन, अकाउंटिंग करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ से कोई स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि ऑडिटिंग करने के लिए आपको सी ए, सी एस या सी ए में होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे ऑडिट करने के लिए मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आपकी या टैक्स ऑडिट होगी, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट होगी, जीएसटी ऑडिट होगी, किस टाइप की ऑडिट होगी, सेक्रेटरी होगी, तो वो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दिया। आगे टाइप ऑफ ऑडिट, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला है सेक्रेटरियल ऑडिट, ये क्या है? रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, ठीक है, इंस्टीट्यूट एक्ट, ठीक है। सेक्रेटरी, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? कोई भी लॉ, इंस्टीट्यूट या फिर एक्ट इसको कहेगा करने को, ठीक है। कंडक्टेड बाय ओनली क्वालिफाइड ऑडिटर, सिर्फ क्वालिफाइड ऑडिटर इसको करता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कर रहा है, ठीक है। इसमें भी कैसे कैसी है? अगर कंपनी एक्ट की फाइनेंशियल ऑडिट होगी, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा, सीए इन प्रैक्टिस करेगा। सेक्रेटरी ऑडिट कौन करेगा? सीएस इन प्रैक्टिस करेगा। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? सीएम इन प्रैक्टिस करेगा। ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट कौन करेगा? सीए इन प्रैक्टिस करेगा। जीएसटी ऑडिट कौन करेगा? सीए या फिर सीएम इन प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अब इसकी भी, जो भी आपकी सेक्रेटरी ऑडिट है, इसमें जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी इसके राइट्स हैं, जो भी इसकी ड्यूटीज़ है, वो कहाँ लिखी हुई है? लॉ में लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि सेक्रेटरी ऑडिट ये क्या है? लॉ है, ठीक है, मतलब लॉ का ही एक पार्ट है, एक तरह का लॉ की कंप्लायंस है सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट ये कंपनी का कोई इंटरनल बंदा नहीं कर सकता, बाहर का बंदा करेगा, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑडिट, ये क्या है? ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस की ऑडिट होगी तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट ऑडिट, और ये कौन कराएगा? लॉ कराएगा, ठीक है। कंडक्टेड बाय सीएजी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बंदा इसको कराएगा, ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंडिचर को ऑथोराइज, मतलब देखना कि एक्सपेंडिचर ऑथोराइज है कि नहीं और विद इन द लिमिट है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी आप देख ही रहे होंगे, है ना, वो बड़ा सा बन रहा है कुछ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। पेमेंट मेड टू एलिजिबल पर्सन, कि एलिजिबल पर्सन को ही पेमेंट हुई है। ऐसा तो नहीं कि आपके प्रोजेक्ट में मान लो ईंट लग रही थी 2.5 लाख, तो आपने जनरली ईंट मान लो 3 रुपये की एक मिलती है फॉर एग्जांपल, तो आपका 7.5 का बजट बन रहा था, लेकिन हमने ताऊ के लड़के को दे दिया और एक ईंट का बजट आपने 3 रुपये से बढ़ा के आपने 30 रुपये कर दिया, तो वो कहीं ये सही चीज़ है कि नहीं, तो वो देखना। पेमेंट आर एज पर रूल एंड रेगुलेशन, जो भी आपकी पेमेंट हो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट क्या है? प्राइवेट ऑडिट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट एंटिटी वॉलंटरीली कंडक्ट दिस ऑडिट, ठीक है। लॉ तो आपको नहीं बोलता कि आपको करानी है, पर फिर भी आपकी कंपनी कहती है हम खुद ही कराना चाहते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि डिटेक्ट कर सके रेगुलरिटीज बिफोर ऑडिटर, कि ऑडिटर के ऑडिट करने से पहले ही अपने को प्रिपेयर कर लें, अपनी ऑडिट फाइनल कर लें, ताकि ऑडिटर कोई गलती निकाल ना पाए, ठीक है। कीप मोरल चेक ऑफ ऑन एम्प्लॉय, आपकी बार बार ऑडिट होती रहेगी, ठीक है, तो आपके एम्प्लॉय भी कहेंगे यार बार बार ऑडिट हो रही है तो काम बढ़िया से करो, या कोई धोखाधड़ी मत करो, ठीक है। और लास्ट है प्रूफ फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्राइवेट ऑडिट अगर आप कराते रहोगे बार बार
तो आपको अपनी कंपनी की ट्रू इमेज पता चलेगी कि हमारी कंपनी रियल में कितना ग्रो कर रही है और इसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन अभी है। ठीक है, तो हमने पढ़ी टाइप ऑफ ऑडिट ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगला हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑडिट ऑन बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बेस पे पहला है इंटरनल ऑडिट, दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट ये क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल ऑपरेशन। ठीक है, यानी आपकी कंपनी का अंदर का ही बंदा कोई आपकी ऑडिटिंग कर रहा है, तो अगर कंपनी के अंदर का बंदा कर रहा है तो बार बार होता रहेगा, तो इसलिए कंटिन्यूअस है। और सिस्टमेटिक है, यानी वो डेली डेली या हो रहा है या फिर जब भी मंथली बेस पे हो रहा है तब। ठीक है, तो एक सिस्टम है उसका बना हुआ। ठीक है, किस चीज़ की ऑडिट हो सकती है? ये अकाउंटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल्स की हो सकती है, ऑपरेशंस की हो सकती है। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आप कहोगे भाई तू बहुत जल्दी पढ़ा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा, तो टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि 2 घंटे में कवर हो जाए, तो लेट्स सी कितना कर सकते हैं। अगला है कंडक्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा ये कराई जाती है। ठीक है, वेदर इंटरनल चेक एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव। क्या चीज़ चेक करता है कि ये इंटरनल जो चेक है, जो भी आपके मैनेजर वर्क कर रहे हैं, मैनेजर करते हैं क्या? इंटरनली तो चेक करते हैं ना कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो ये मैनेजर के काम को चेक कर रहा होता है। कौन? इंटरनल ऑडिट, कि सब सही से हो रहा है कि नहीं। एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव। अकाउंटिंग के जो सिस्टम है वो पूरा है कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, और क्या देखता है? वेदर प्लान पॉलिसीज प्रोसीजर्स आर फॉलोड, कि जो भी प्लान बनाया था, पॉलिसी बनाई थी, प्रोसेस बनाए थे, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, और क्या देखता है? वेदर अकाउंटिंग डाटा इज रिलायबल, कि जो भी अकाउंटिंग का डाटा वो रिलायबल है कि नहीं। और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करता है कि सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट ठीक उल्टी, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। इंडिपेंडेंट होती है ये, ठीक है, कंपनी की अंदर की नहीं है, बाहर की है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये कौन करता है? सिर्फ क्वालिफाइड बंदा ही करता है। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू गिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ये ओपिनियन देता है। ठीक है, वेदर दे फॉलो एफ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मेटेरियल एरर, कि उन पर कोई बड़ी लेवल की एरर तो नहीं है। ठीक है, तो ये गया ऑन बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपकी इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट नहीं होती, पर एक्सटर्नल ऑडिट इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगला ऑन बेसिस ऑफ अप्रोच। अप्रोच के बेस पे कौन कौन सी टाइप की ऑडिट होती है? पहला होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? ऑडिट टीम ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ऑडिट जो टीम है वो पूरे साल ऑक्यूपाइड रहती है, यानी पूरे साल से ऑडिट कराते रहते हैं। ठीक है, ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं बुक और अकाउंट्स की। ठीक है, जनरली कंडक्टेड फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज इनको बार बार करानी पड़ती है, क्योंकि इनका बैड डेब्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ठीक है, क्विक डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जो भी एरर एंड फ्रॉड होगा उसका क्विक डिटेक्शन हो जाता है। क्विक प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स हमेशा प्रिपेयर रहते हैं क्योंकि बार बार ऑडिट हो ही रही है। मोरल चेक ऑन क्लाइंट एंड स्टाफ। ठीक है, क्लाइंट और स्टाफ पे दोनों पे मोरल चेक बना रहता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं करेगा। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकन बीसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीच में, इंटरिम मतलब बीच में। ठीक है, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईजी हो जाता है बनाना। ठीक है, और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? पहली कि एक्सपेंसिव है, आप बार बार ऑडिट कराओगे तो बार बार आपको फी देनी पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज, ये बहुत ही बोरिंग हो जाता है ऑडिट के स्टाफ के लिए, कि बार बार एक ही जगह जाना है, एक ही शक्ल देखनी है, एक ही रिपोर्ट देखनी है। और उसके बाद क्या है? कंक्लूजन माई कोलिजन कैसे? आपके अकाउंट, अब आपका स्टाफ है वो बैठ के काम कर रहा है, अब डेली डेली उस पर ऑडिट हो रही है, डेली डेली उसके सर पे आके बंदा खड़ा हो जा रहा है कि दिखा तो नहीं क्या, क्या दिखा तो नहीं क्या, क्या, तो थोड़ा वो भी चिढ़ जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच में हो सकता है कोलिजन हो जाए ना। फाइनल ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट, ये हमने पहले कौन सा पढ़ा था? ये कंटिन्यूस, जो कि कंटिन्यूस चल रही है। और ये क्या है? फाइनल, एनुअल, पीरियडिक। ये क्या कह रहा है? ऑडिट कैरिड आउट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई उसके बाद ही इसकी ये बनती है। कौन बनती है? फाइनल, एनुअल या पीरियडिक ऑडिट। ठीक है, और क्या है? ऑडिट वर्क इज कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड इन अ सिंगल अनइंटरप्टेड सेशन। ठीक है, यानी एक ही सेशन में होती है, ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा कर लिया, फिर कल थोड़ा सा हो गया, फिर परसों थोड़ा सा हो गया। क्योंकि एक बार हो रहा है, फाइनल हो रहा है या फिर एनुअल हो रहा है या फिर एक फिक्स टाइम पे हो रहा है, तो उनको पहले से पता है कि डेडलाइन क्या है, तो डेडलाइन के अकॉर्डिंग एक ही दिन में या फिर एक ही बार में उसको कर देते हैं खत्म। ठीक है, अगला क्या है? इसका हम इसकी एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज है लेस कॉस्टली, यानी साल में एक ही बार कराओगे तो जैसे बात है कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है,
नॉट मैकेनिकल एंड मोनोटोनस, ठीक है। ये मैकेनिकल नहीं है, मोनोटोनस नहीं है, यानी आपके एम्प्लॉयज थकते भी नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय आपके ऑडिटर थकते भी नहीं है, और मोनोटोनस यानी कैसे बताऊँ, एक मिनट, नेवर नेवर नॉट मैकेनिकल एंड मोनोटोनस, ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते। मैकेनिकल यानी हाथ पैर ज़्यादा नहीं चलाने पड़ते, और मोनोटोनस यानी ये बोरिंग नहीं होता, ठीक है। आगे देखेंगे, लेस चांसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिट। अब क्लाइंट एंड ऑडिट साफ मिली साल में एक बार है, तो कितना ही लड़ लेंगे, है ना। अगला, लिमिटेशन, एरर एंड फ्रॉड रिमेन अनडिटेक्टेड। अगर मान लो साल के शुरू में कोई फ्रॉड हुआ, तो वो तो पूरे साल अनडिटेक्टेड रह जाएगा, सिर्फ लास्ट में आके बता देगा कि फ्रॉड हुआ था, ठीक है। दूसरा, लेस टाइम फॉर डिटेल चेक। डिटेल चेक करने का लिए बहुत कम टाइम होता है, इसलिए चेक हो नहीं पाता है, ठीक है। अगला, रिलाई ऑन टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग पर रिलाई रहना पड़ता है कि आपने 10,000 वाउचर, तो 10,000 में से आपने एक देखा, तो उसी के बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ता है सारे बाकी सारे सही है कि गलत, ठीक है। सही गलत जाने बिना आपको बस एक ही बार रिलाई करना पड़ जाता है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, है ना। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हु कैन अफोर्ड कंटिन्यूस ऑडिट। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो घपला होगा, तो घपले में लॉस भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा लॉस होगा तो लोन लेकर कवर कर लेंगे, पर इतना बड़ा लॉस वो झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये वाली ऑडिट कराते नहीं, ये वाली ऑडिट नहीं करानी चाहिए, आपको कंटिन्यूस वाली करानी चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं इंटरिम ऑडिट। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इंटरिम यानी दो के बीच में, ठीक है। तो कोई भी ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन दो एनुअल, ठीक है, दो एनुअल ऑडिट के बीच में होने वाली ऑडिट को क्या बोलेंगे, इंटरिम ऑडिट बोलेंगे, ठीक है। और क्या, डन यूजुअली टू चेक इंटरिम प्रॉफिट एंड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम प्रॉफिट यानी दो बार आपके प्रॉफिट जो निकलेंगे, दो बार अकाउंटिंग स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट निकलेंगे, उनके बीच में अगर कहीं पर आपको प्रॉफिट निकाले तो उसके लिए काम आता है। और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के आपका काम आता है कि प्रॉफिट आपको पता चलेगा तो आप डिविडेंड भी डिक्लेयर कर पाओगे, है ना। तो ये हो गया आपका ऑडिट खत्म। तो थैंक यू बोलो मुझे, मैंने ऑडिट आपका ख़त्म करा दिया है। कितनी देर में? आपका 57 मिनट्स में। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू मी, ठीक है। इसमें आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई थिंक मैं अलग इस पे वीडियो बना लूँगा, है ना। एक ही में कवर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो वहीं तक हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा है, पर आप भी समझिए, 1 घंटे में इससे बढ़िया, इससे फास्ट ऑडिट मैं तो नहीं करा सकता। और ये नोट्स मेरे खुद के नहीं हैं, ठीक है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं से उठाए हैं, ठीक है। वो आप देख लेना मैंने कहाँ से उठाए। मैं जितना बोल रहा हूँ ये मेरे खुद के बनाए, मतलब खुद तो मैंने बनाए हैं, शॉर्ट मैंने करे हैं, खुद मैंने अपने हिसाब से इनको नंबरिंग लेबलिंग वगैरह करी है। पर ये मैंने कहीं ना कहीं इसका सोर्स रहा ही है। ऑफकोर्स ये सब मेरे मन की उपज नहीं है, ये कहीं ना कहीं से मैंने पढ़ के फिर ही ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इन नोट्स पे जितना मेरा हक है इतना ही आप लोग का भी है, इतना जो मेन इसका प्रोड्यूसर है उसका भी है। पर मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, है ना, एज सच, ठीक है। तो इसमें मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। पर ये नोट्स मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ के फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके तब बनाया है। और मेरा इंटेंशन कुछ नहीं है कि मैं यूट्यूब से प्रॉफिट कमाऊँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है। ये पड़ा रहेगा यहीं पे, ठीक है। तो अपने दोस्त लोग में शेयर करना। ऑडिट हमारी ख़त्म हो गई है, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शायद कल मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी ध्वनि अगर ऊपर नीचे हुई हो तो माफ़ी, माइक मेरे पास सस्ता ही है।